हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑफ एजुग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम टू एजुग्रोन, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। अभी ट्रायो सीरीज क्या है? यहाँ पर हम आपको 3 लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर करवा देते हैं। स्टार्टिंग के जो दो लेक्चर होते हैं, उसमें हम आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे तरह से कराते हैं। जो थर्ड लेक्चर आता है, इसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वेलकम टू एडुग्रोन, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले के 2 लेक्चर जिसने नहीं देखे अभी के भी बैक जाइए और डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से लेक्चर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज अपना है चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो जो मैंने इसके 2 पार्ट पढ़ाए थे पहले आपको, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 तो पूरा बेसिक था और जो पार्ट 2 था उसमें मैंने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको समझाए थे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, बोन वगैरह डिटेल में मैंने बताई थी। एक एक बोन आपको बताई थी, ह्यूमरस कहाँ होती है, रेडियस कहाँ होती है। तो जिसने ये लेक्चर नहीं देखे हैं अभी देख ले, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल साथ में ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यू कहाँ से पुटअप होते हैं नीट यूजी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अपन देखेंगे। लिस्ट द नेम ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल टिश्यू दैट डिस्प्ले अमीबॉइड मूवमेंट एंड सिलेरी मूवमेंट। हमें बताना है कि हमारी कौन सी सेल जो है अमीबॉइड मूवमेंट करती है और कौन जो है सिलेरी मूवमेंट करती है। ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हमने देखा था। तो देखो, अमीबॉइड मूवमेंट जो है हमारी मैक्रोफेज करती है और ल्यूकोसाइट करती है। अब अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? जैसे मान लो ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे मुंह से या फिर मेरी नोज से या फिर मेरे स्किन से किसी भी तरह से वो बैक्टीरिया जो है, कोई भी बैक्टीरिया मेरी बॉडी में चल गया और वो बैक्टीरिया मुझे हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स होती है मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज या फिर आप बोल लो ल्यूकोसाइट, ये दोनों किस तरह की सेल है? ये दोनों डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी में आती है। ओके, तो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट हमारी बॉडी में है और जैसे ही उन्हें पता लगा कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो ये मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट दोनों उसे किल करने चल जाती है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से मूवमेंट करके उन्हें किल करने जाती है और फेगोसाइट कर लेती है। मैक्रोफेज क्या करती है? फेगोसाइट कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, तो अमीबॉइड मूवमेंट पूछा था, तो अमीबॉइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट में। ओके, नाउ सिलेरी मूवमेंट की बात करें तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक्सप्लेन करने दो मेरे को। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फेलोपियन ट्यूब का। जो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होती है, वहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे सीलिया होते हैं और जैसे ही एग फेलोपियन ट्यूब में आता है, हर 28 दिन में एग आता है, तो जैसे ही एग फेलोपियन ट्यूब में आता है, यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट है ये इसको आगे की तरफ पुश करते हैं। इस तरह से ये एग आगे आ गया, फिर और आगे की तरफ पुश करेंगे, तो सीलिया जो है इस तरह से सिलेरी मूवमेंट करके एग को आगे की तरफ पुश करते हैं। वो हो गया आपका सिलेरी मूवमेंट के थ्रू। ओके, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि 2 तरह के मूवमेंट है। एक तो मैक्रोफेज वाला जो अमीबॉइड मूवमेंट है, ल्यूकोसाइट वाला भी अमीबॉइड मूवमेंट है। और यहाँ पे देखो आप, सीलिएटेड एपिथेलियम इन फैलोपियन ट्यूब, और भी जगह है हमारी ट्रेकिया में। हमारा ट्रेकिया जो हमारा विंड पाइप है, तो वहां पर जो सीलिया है वो किस लिए है कि जो डस्ट पार्टिकल है, सांस लेते दौरान जो हम डस्ट पार्टिकल ले लेते हैं, जो भी हम एलर्जन ले लेते हैं, तो वो जो सीलिया उसको वहीं रोक देते हैं, रोक के रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सीलिया वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। A complete coordinated activity of muscular system lead to locomotion. Okay, तो यहाँ पे बोला है कि कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन जरूरी है हमारे पूरे सिस्टम की लोकोमोशन के लिए। तो एक तो स्केलेटल सिस्टम और एक न्यूरल सिस्टम, दोनों की कोऑर्डिनेशन जरूरी है।
मेरे न्यूरॉन्स की, न्यूरल सिस्टम की और मेरे स्केलेटल सिस्टम की, दोनों की कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इससे इससे ताल मिल रही है, ताल मिलनी चाहिए किस किस की, स्केलेटल की और न्यूरल की। तो a complete coordinated activity of muscular skeletal system and neural system lead to locomotion. ठीक है। Now next question, name the cell referring sarcoplasm, sarcoplasmic reticulum and sarcolemma. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक तो होती है नॉर्मल सेल, ये हमारी नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ओके। पर अगर मैं बात करूं मसल्स की, जो हमारी मसल्स है उसकी अगर मैं बात करूं, तो मसल की सेल जो है, ये क्या है, मसल की सेल, ये क्या है, मसल, और ये क्या है, मसल की सेल। तो जो मसल की सेल है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है सार्कोप्लाज्म। क्या होता है बेटा, सार्कोप्लाज्म। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और वही अगर मैं मसल की बात करूं तो मसल की सेल के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इस नॉर्मल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईया, ओके। और अगर मैं वही बात करूं मसल की सेल के अंदर, तो मसल की सेल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक, यहाँ पे सब सार से डिनोट होगा, सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन मसल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन नॉर्मल सेल, साइटोप्लाज्म फाउंड इन नॉर्मल सेल, बट इन केस ऑफ मसल साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। तो देखो सार्कोप्लाज्म की बात हो गई यहाँ पर, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक होता है सार्कोलेमा। देखो एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। Each muscle cell or fiber is lined by the plasma membrane known as the sarcolemma. देखो अब सेल के बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वहीं अगर मैं मसल्स की सेल की बात करूं, तो मसल की सेल के बाहर क्या होगी, ये सार्कोलेमा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन होती है मसल की, तो मसल की सेल के पास क्या होगी, सार्कोलेमा होगी, ओके। क्लियर है आपको? एक मिनट में आपका सिलेबस देख लेता हूँ, और 10-25, ओके, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया, 2 भी क्लियर हो गया, 1 भी क्लियर हो गया, ओके। नाउ वी मूव ऑन सेकंड स्लाइड। यहाँ पे आपको बोला है मार्क द कंपोनेंट एक्टिंग फिलामेंट इन द डायग्राम। आपको यहाँ पे बोला है कि इस डायग्राम में जो आपको एरोज दे रखे हैं, इसको आपको नोमेनक्लेचर करना है, मार्किंग करनी है, नेमिंग करनी है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये तो है ट्रोपोनिन, ये क्या था, ट्रोपोनिन, ठीक है। और ये जो रस्सी टाइप था ये था ट्रोपोमायोसिन। तो इस तरह से मैंने आपको डायग्राम जो है करवाए थे जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, लिस्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मिडिल ईयर बोन कॉल्ड ईयर ओसिकल, ओके। तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि हमारे कान में 3 तरह की बोन मिलती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। और आपको क्वेश्चन में क्या होगा कि इस तरह से घुमा के दे देंगे, स्टेपिस, इनकस, मेलियस, इनकस, मेलियस, स्टेपिस, मेलियस, मेलियस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। और आपको पूछेंगे कौन सा ऑर्डर सही है, तो ध्यान रखना MIS, मेलस, इनकस, स्टेपिस। तो देखो फोर्थ ऑप्शन में MIS। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी आपको पूछा ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 5th में कि करेक्ट ऑर्डर बताओ मिडिल ईयर का, तो ये करेक्ट ऑर्डर होता है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, सब क्लियर है। Now we move on question number 6. Stand the difference between the matrix of bone and cartilage. The matrix of bone has a flexible material called the ossin and contain calcium salt. देखो जो बोन की मैट्रिक्स है उसमें इनफ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ओके, ओसिन प्रोटीन and contain calcium salt. Whereas the matrix of cartilage has a flexible material, और उसे हम कहेंगे कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो ध्यान रखना बोन में होता है ओसिन प्रोटीन और कार्टिलेज में होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बोन में आपको देखने को मिलता है ओसिन प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन, ओके। एंड कार्टिलेज में आपको देखने को मिलता है
ये वाला प्रोटीन, फ्लेक्सिबल वाला प्रोटीन जिसे हम कहेंगे कॉन्टेंट प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है, हो सकता है ना भी हो सकता है कैल्शियम सोल्ट, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया। अब नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि वेयर इन द बॉडी इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट। आपको पूछा है कि बॉडी में किस जगह पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ओके, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपको मैंने बताया था, नाम से पता करो। बॉल एंड सॉकेट मतलब बॉलिंग करनी है, और बॉलिंग करने के लिए कहां से इसको घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे बॉलिंग करोगे ना, ऐसे या फिर ऐसे भी करोगे स्पिन वगैरह, तो ये वाला हाथ तो काम आएगा, ये वाला शोल्डर जो है काम आएगा। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो ये काम आएगा, ठीक है। अब बॉल एंड सॉकेट तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये हमारी बोन है ह्यूमरस। कौन सी बोन है? ह्यूमरस। और ये हमारा गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल। कौन सा गर्डल है बेटा? ये है पेक्टोरल गर्डल और ये है ह्यूमरस। ओके, तो ह्यूमरस के बीच में और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। या फिर आप बोल लो शोल्डर जॉइंट। क्या बोलोगे आप इसे? शोल्डर जॉइंट। एक और जॉइंट होता है हमारा हिप जॉइंट, वो भी ऐसे ही अटैच है, ठीक है। फीमर बोन एंड पेल्विक गर्डल, ये हमारी फीमर, हमारी पेल्विक। तो ये हमारी ह्यूमरस और पेक्टोरल, नीचे हमारी फीमर और पेल्विक, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा, देन हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, 5th देखा, 6th देखा, 7th देखा। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि व्हाट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोकोमोशन क्या है? ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरी एबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, मैं यहाँ आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो मेरी एबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लोकोमोशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन इन ह्यूमन। तो देखो, हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, हम चलेंगे पैदल, हम भागेंगे, हम स्विमिंग करेंगे और हम जंपिंग करेंगे। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन है हमारी बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि हाउ इज लोकोमोशन डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट। हमारा लोकोमोशन जो है डिफरेंट कैसे है? तो लोकोमोशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे, हाँ जी। तो लोकोमोशन में क्या हो रहा है यहाँ पर? लोकोमोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मूवमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अ पार्ट ऑफ बॉडी इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह से जो है हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, हम खुद जा रहे हैं वहां पर, इसलिए लोकोमोशन जो है डिफरेंट है। लोकोमोशन का मतलब ही क्या है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एबिलिटी है हमारी ऑर्गेनिज्म की, हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहला है बाइसेफेलिक रिब्स क्या होती है, ट्रू रिब्स क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स तो वो रिब्स होती है जो कि स्टर्नम से अटैच हो, जैसे ये मान लो स्टर्नम है, और इससे जो अटैच रिब्स होती है ना, इस तरह से अटैच रिब्स, वो होती है ट्रू रिब्स, तो इससे अटैच। और जो अटैच ना हो, ऐसे हवा में हो, वो होती है फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग भी क्लियर हो गया और ट्रू रिब भी क्लियर हो गया। तभी एक बार हम थ्योरी देखेंगे। ओके, so it is have two articulating surfaces on its dorsal end and referred to as a bicephalic rib. अगर मैं bicephalic rib की बात करूं तो हमारे अंदर bicephalic ही मिलती है। Its rib has two articulating surface on its dorsal end. दो articulating surface होती है यहाँ पर dorsal end पर, ठीक है, and refers to as a bicephalic rib. These are the first 7 pair of ribs which are ventrally attached to the sternum with assistance of hyaline cartilage and dorsally append to the thoracic vertebrae. ये वेंट्रली किससे अटैच होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज से, और जो डोर्सली अटैच होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है। तो ये बाइसेफेलिक की बात हुई। और ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स मैंने आपको बता दी। फ्लोटिंग में मैंने आपको क्या बताया? दे आर द
two pair of ribs not attached ventrally to the sternum, hence the name is floating, क्योंकि ये float करते हैं. Now, second question यहाँ पे पूछा आपको, all people usually suffer from inflamed and stiff joint. Name the condition and state the reason for the symptom. तो यहाँ पे बोला है कि ओल्ड पीपल, जो अब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, ओल्ड का मतलब एज्ड, एज्ड का मतलब बूढ़े लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कि उनकी जॉइंट जो है स्टिफ हो जाती है. तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जॉइंट जो है स्टिफ हो जाता है और उसके सिम्टम्स बताइए. तो इसे हम कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमारी ये बोन है. ओके. अब ये बोन कम दांत ज्यादा लग रहा है, पर मान लो बोन है, लिख देता हूँ तो तुम. ठीक है. ये बोन है. अब इस बोन में क्या होता है कि 45 से 50 साल आने के बाद, महिलाओं में बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल्स में बात कर रहा हूँ, जनरली ये फीमेल में देखने को मिलती है हमें. 45 से 50 साल के बाद जब उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, जब उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है 45 टू 50 की एज में, तो उस दौरान क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो है कम हो जाता है. कैल्शियम का लेवल क्या होता है, बॉडी में कम हो जाता है. और जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, तो कैल्शियम तो बोन की ग्रोथ के लिए, बोन के सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है. और जब महिलाओं में 45 से 50 साल के बाद कैल्शियम कम हो जाता है, तो उस टाइम बोन जो होती है महिलाओं की, वो अब 45 से 50 तो एज्ड हो गई, उम्र वाले हो गए, बुढ़ापे आने वाला है. तो उस दौरान क्या होता है कि कैल्शियम बहुत कम हो जाता है बॉडी में, और कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेती कुछ महिलाएं, जिसकी वजह से उनकी बोन जो है स्टिफ हो जाती है, उनकी बोन जो है इन्फ्लाम हो जाती है, उनकी बोन जो है इजिली फ्रैक्चर हो जाती है. और इसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. क्लियर हो गया आपको. तो देखो, इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर सिंपलाइज्ड बाय डिमिनिशिंग बोन एंड मास, हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. मैं बोला ना, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं. इन ओल्ड एज फीमेल it is commonly caused due to decreased level of estrogen hormone after menopause. मेनोपोज के बाद, मेनोपोज क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद हो जाना. ठीक है. मेनोपोज के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बंद होने के बाद हमारा एस्ट्रोजन जो है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है उसका लेवल काफी लो हो जाता है. और इसी की वजह से हमारी बोन जो है स्टिफ हो जाती है और इजीली फ्रेजाइल हो जाती है और इन्फ्लाम्ड हो जाती है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्लियर हो गया होगा आपको. Now next question is list two hormone causing fluctuation of calcium level. दो हार्मोन बताइए जो कि फ्लक्चुएशन करते हैं कैल्शियम लेवल में. तो पहला हार्मोन है पैराथायरॉइड हार्मोन और दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन. ये दोनों हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखते हैं. इनमें से कोई अगर एक भी बढ़ गया तो कैल्शियम का लेवल जो है इनबैलेंस हो जाता है. ये दोनों बराबर रहते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज गाउट. तो देखो, जब आप कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे तो गाउट को अच्छी डिटेल पढ़ोगे. मैं आपको बता देता हूँ. गाउट में क्या होता है, हमारी बॉडी में किसी भी तरह से अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाए, मान लो ये रिमूव नहीं हो रहा, और हमारी बॉडी में, जैसे ये मैं खड़ा हूँ, पर मैं ही क्यों, तो तुम खड़े हो, तो तुम्हारी बॉडी में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया, तुम्हारी बॉडी में यूरिक एसिड जो है बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है. तो ये यूरिक एसिड क्या करता है, एक H प्लस डोनेट कर देता है और यूरेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. तो ये यूरेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है. और जब ये यूरेट आयन, यूरिक एसिड क्या में कन्वर्ट हो गया, H प्लस देके यूरेट आयन में कन्वर्ट हो गया. और जब ये यूरेट आयन हमारे बॉडी में सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम को हम Na ऐसे लिखते हैं. ठीक है. जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मोनोसोडियम. क्या बोला मैंने, मोनो क्यों बोला, क्योंकि एक ही सोडियम था, तो मोनोसोडियम. और यूरेट आयन है तो यूरेट के क्रिस्टल. ठीक है. ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हमारी बोन के बीच में जाके डिपॉजिट हो जाता है. अब आप बोलोगे सर इसको बोन के बीच में जाने की क्या जरूरत थी, और कहीं जाके क्यों डिपॉजिट नहीं हुआ है, ये हमारे यहाँ पे, हमारे पाँव के थंब में यही क्यों डिपॉजिट हुआ, और जगह जाके क्यों नहीं डिपॉजिट हुआ. क्योंकि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल वहीं डिपॉजिट होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो जो है कम होता है, और ब्लड फ्लो कम देखने को मिला है जॉइंट्स के बीच में, इसलिए मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है डिपॉजिट हो जाता है बोन्स के बीच में. क्लियर है. तो यही हमारी गाउट की कंडीशन है, और ये काफी पेनफुल होती है, डिफिकल्ट होता है चलने में.
और सुबह ऐसा लगता है कि आपके अंगूठे में आग लग गई। ऐसा बोलते हैं फिंगर ऑन हीट, या टोए जो हमारी वो हीट एट मॉर्निंग, एट अर्ली मॉर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकोमोशन। ये तो बच्चा क्वेश्चन है। अब चल फिर रहे हैं तो उसका क्या फायदा है। देखो, इन एनिमल लोकोमोशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल मूव फॉर मेनी रीजन, मूव करते हैं मेनी रीजन के लिए। वॉक करते, रन करते, जंप करते, फ्लाई करते, स्विम करते, ठीक है, प्रीडेटर से बचने के लिए। मान लो एक सेकेंड, ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है डियर खड़ा है, ठीक है, डियर खड़ा है, और यहाँ पे आ गया लायन। अब इस लायन ने डियर को देखा, डियर ने लायन को देखा, ठीक है, कौन भागेगा? डियर ही भागेगा, लायन थोड़ी ना भागेगा, क्योंकि डियर मरने वाला है। अब डियर भागेगा तो वही लोकोमोशन का काम हुआ ना इसमें, तो लोकोमोशन जरूरी है कि नहीं प्रेडेटर से बचने के लिए। प्रेडेटर कौन हुआ यहाँ पे? लायन। जो मार के खाने वाले होते हैं ना, वो होते हैं प्रेडेटर। प्रेडेटर है लायन, क्योंकि ये तो पकड़ के मार के ना, ठीक है। अब डियर भागेगा, तो डियर क्या है? प्रे, PREY, प्रे स्पीसीज है। ऐसा मत बोलना कि डियर के लिए प्रे करे, नहीं नहीं नहीं, डियर प्रे स्पीसीज है जिसकी मौत होने वाली है प्रेडेटर की। तो हिरन क्या करेगा? उछलेगा, भागेगा, कूदेगा, निकल लेगा पतली जगह से, ठीक है। तो लोकोमोशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेडेटर से बचने के लिए। प्रेडेटर भी भागेगा, पर जीतेगा वही जो जान के लिए भागे, मतलब हिरन जो है बच जाए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू मसल, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू मसल कॉन्ट्रेक्शन डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम। ओके, तो जो मसल कॉन्ट्रेक्शन की एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, कौन देता है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? इट इज एडिनोसिन from ATP. Every myosin molecule contain myosin ATP. An enzyme is said, in the presence of enzyme along with calcium plus 2, magnesium plus 2 ion, the inorganic phosphate and ADP. It is disintegrated by ATP to release energy from myosin head. मायोसिन हेड पे क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है एटीपेस। एटीपेस एक एंजाइम है जो कि एटीपी में कन्वर्ट करता है एडीपी को, the presence of calcium plus 2, magnesium plus 2 inorganic. This energy causes myosin to cross bridges to bind to actin. This cross bridges, these are energized move resulting in the gliding filament theory. हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो एटीपी होती है में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डस कैल्शियम, एक बार मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ। नाउ in this question, does calcium ion concentration in blood cause tetany in some cases? Compare fluctuation in blood calcium with tetany. हमें बोला है कि टिटैनी की कंडीशन में, बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन ले लो, ठीक है, तो उसी कंडीशन की बात चल रही है। इन द रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन के, ओके, in the regulation of muscle contraction calcium play a significant role। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैल्शियम आयन ही तो है मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं। मसल कॉन्ट्रेक्शन कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, and the parathyroid hormone that is secreted by the parathyroid gland increase calcium level in blood। अब देखो दो तरह से हार्मोन होते हैं। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है इस तरह से यहाँ पर होती है, तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, पीटीएच ग्लैंड, ये जो है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है रिलीज करती है, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ब्लड में, हमारे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, ठीक है। तो इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो गया, ठीक है, हाइपो हो गया, हाइपो का मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कम हो गया, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम भी कम हो जाएगा।
क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन ही है जो ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है। और अगर एक बार पैराथायरॉयड हार्मोन ही कम हो गया तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा। मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जितना ज्यादा, पैराथायरॉयड हार्मोन से हार्मोन जितना ज्यादा उतना ज्यादा ब्लड में कैल्शियम। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, अब विच कोज एंड इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल एंड नाउ रिजल्टिंग इन कन्वर्जन क्रैम्प। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन आ गई, द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड डिप्स व्हिच कॉजेस एन इंक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी डिप्स व्हिच causes increase the excitability muscle and nervous system resulting in convulsion and cramp। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो दो कंडीशन होती है, एक होती है कि बोन में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, एक होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो बढ़ेगा कहाँ पर, बोन में बढ़ेगा। क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम कैसे बढ़ाता है ब्लड में, मेरे को इतना बताओ। आपने बोल दिया सर कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, पर पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम कैसे बढ़ाता है? ये पैराथायरॉयड हार्मोन हमारी बोन में से कैल्शियम चुरा के लाता है और ब्लड में डालता है। ध्यान से सुनना, ये पैराथायरॉयड हार्मोन हमारी बोन में से कैल्शियम चुराता है और ब्लड में डालता है, हमारी बोन को वीक करता है। पर अगर किसी कारण से ये पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई तो ये बोन के पास जाएगा ही नहीं, बोन में से कैल्शियम निकालेगा ही नहीं, ब्लड में डालेगा ही नहीं। तो बोन में कैल्शियम बढ़ता जाएगा, तो उसी कारण वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों का मेंटेनेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दिक्कत आ जाएगी हमारी मसल्स में, हम हर जगह कैल्शियम का जो लेवल जो है वो बिगड़ जाएगा। तो दिस ऑर्डर इज रेफर्स टू एज पैराथायरॉयड। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपको? लॉन्ग आंसर में now we move on next slide and question number 2, how does the slip disc affect the lower back and overall health? तो देखो, द बोन्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटरवर्टिबल डिस्क, हमारी जो बोन्स है उसको इंटरवर्टिबल डिस्क जो है प्रोटेक्ट करती है। दैट आर सिचुएटेड इन द वर्टिब्रा, यहाँ पर जो वर्टिब्रा में हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क है वहां पे बोन जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। मतलब जो हमारी बोन्स होती है, ये बोन्स मान लो हमारी, तो ये बोन्स को कौन प्रोटेक्ट करता रखता है, इंटरवर्टिबल डिस्क। They absorb the shock from everyday activity such as lifting, walking, twisting। अभी देखो, ये मैंने एकदम यू करा तो इसमें शॉक लगा तो भी प्रोटेक्ट कर लिया, मैंने ये करा तो भी शॉक लगा तो भी प्रोटेक्ट कर लिया, ये करता हूँ तो मेरी जो पीछे की हड्डी है जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, बैक बोन, स्पाइनल कोड, वहां की जो बोन्स है उसको इंटरवर्टिबल डिस्क जो है प्रोटेक्ट कर रही है, शॉक नहीं लगने दे रही। चाहे मैं कुछ वजन उठा लूं, लिफ्टिंग पे भी उसको टूटने नहीं देगी, वॉकिंग पे भी टूटने नहीं देगी, ट्विस्टिंग पे भी टूटने नहीं देगी। हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क जो है उसको प्रिवेंट करके रखती है। तो ईच ऑफ द वर्टिबल डिस्क हैज टू पार्ट, वन इज सॉफ्टर इनर पोर्शन दैट इज जेलेटिनियस एंड द अदर इज टफ आउटर रिंग। जो बाहर की होती है वो टफ ही तो होगी, तो देखो लिखा हुआ है टफ आउटर रिंग। In case of any weakness or injury, the inner part protrudes through the outer ring is called slip disc, which can cause added pressure on the muscle and nervous surrounding, which affects the health। किसी कारण से, किसी भी वीकनेस के कारण से या किसी इंजरी के कारण से अगर अफेक्ट हुआ हमारे आउटर रिंग को, तो वहां पे हम उसे बोलेंगे स्लिप्ड डिस्क। तो वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगा वो ध्यान से देखिए। पहला है नंबर एंड पेन इन वन साइड ऑफ द बॉडी। numbness पेन मतलब बहुत ज्यादा पेन होगा, numbness मतलब induced pain intensified at night, रात को भी दर्द होगा। induced pain that can spread up to legs and arms, और यहाँ से जो है पेन बढ़ता जाएगा, दर्द बढ़ता जाएगा और आपके लेग्स में और आर्म्स में भी आ जाएगा। प्रोड्यूस पेन आफ्टर वॉकिंग और सिटिंग, कहीं बैठोगे तो दर्द होगा, कहीं चलोगे तो दर्द होगा, रात में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, पाँव में दर्द होगा, सब जगह दर्द होगा। एंड अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस ऑफ द मसल, मसल भी वीक हो जाएगी। बर्निंग सेंसेशन, आर्कनिंग, tingling in the area affected, जलने वाला सेंसेशन होगा, यहाँ कुछ जल रहा है पीछे। If left untreated, the slip disc can cause severe damage to the nerve, which can be permanent. In some cases, it is caused the nerve impulse to cut off the cauda equina nerves in the leg and lower back, which gives the result of bladder control। यहाँ पे देखो, अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो आपका ब्लेडर कंट्रोल भी चला जाएगा,
मतलब अगर आपको टॉयलेट आएगी तो भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपको टॉयलेट आ रही है, और आप बैठे बैठे ही सुसु कर दोगे, समझ लो। तो भैया हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जरा सी भी बॉडी में हल्का सा भी डिस्फंक्शन हुआ तो पूरी बॉडी में डिस्फंक्शन ही डिस्फंक्शन। नाउ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये कितनी बार पढ़ चुके हैं हम कि कैल्शियम प्ले की रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, क्योंकि कैल्शियम इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द जो 13 फैक्टर होता है उसमें से एक फैक्टर है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, one of the factor. Okay, during contraction of muscle from the motor and plate, an action potential passes over the sarcolemma from further T tubules, sarcoplasmic reticulum, and trigger calcium plus in the sarcoplasm. The binding of calcium ion to troponin causes shape and position. वही सब बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा दी, एक बार लेक्चर देख लेना वही सब। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, इसके बाद एंड ऑफ द लेक्चर है। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको मार्कर ऑन कर लेता हूँ, लेवल देख लेता हूँ। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया? जिसे कहीं भी कोई भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। टेलीग्राम विजिट करो, वेबसाइट विजिट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके। What are the different type of movements? Movements is a process of changing position or location. Different organisms have different type of movement. Based on the locomotion, movement are of three types. देखो ये हमने बात करी थी, सबसे पहले अमीबॉइड मूवमेंट की करी थी, जिसमें हमने देखा था जो हमारी मैक्रोफेज है और जो हमारी ल्यूकोसाइट है। ये है क्या दोनों में एक्चुअल में? मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट दोनों क्या है? दोनों है हमारे डब्ल्यूबीसी। ओके, तो मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट बोथ आर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन आवर बॉडी if an infection are happen in our body by oral route, by nasal route, by skin route, ठीक है, if any infection happen then our body immune system, our body WBC act on this bacteria and जैसे मान लो ये बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया, हमारी बॉडी में है WBC, ये WBC जो है इसको किल करने जाएगा। और WBC में मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, इस तरह से अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं और उसको इंगल्फ कर लेते हैं। मैक्रोफेज जो है इंगल्फ कर लेते हैं। नाउ सिलेरी मूवमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेकंड मूवमेंट इज सिलेरी मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट इज सिलेरी मूवमेंट और इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिलेरियन फेज। तो इसका मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था बेटा? इसका मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब छोटे 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 सीलिया है, अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब में छोटे 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 सीलिया है और एक यहाँ पे हर 28 डेज में आता है, तो एक को आगे बढ़ाने का काम, एक को पुश करने का काम किसका होता है? सीलिया का होता है। तो यही है सिलेरी मूवमेंट। एक मैंने आपको ट्रेकिया में बताया था वेंट पाइपलर, यहाँ पे भी छोटी छोटी सीलिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। कौन सा एपिथेलियम बोलते हैं बेटा? सीलिएटेड एपिथेलियम। तो पहला हो गया अमीबॉइड, दूसरा हो गया सिलेरी। तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट, आप सभी जानते हैं। दिस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट व्हिच इन्वॉल्व इन मसल फाइबर व्हिच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब मसल है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी और रिलैक्सिंग की एबिलिटी दोनों होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगी, रिलैक्स भी हो जाएगी, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन ऑल हायर वर्टिब्रेट्स। हम सब हायर वर्टिब्रेट्स में इस तरह की मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलती है, इस तरह से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वैसे आप लेक्चर जरूर देखें क्योंकि चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन मूवमेंट का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ आपके
इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बिहाव से तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट है और 2 से 3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट इससे पूछ जाते हैं। और अगर थ्योरेटिकल बात करूँ तो बोन्स तो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो अगले साल कॉलेज में हमें याद करनी पड़ेगी। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी लगभग हर कोर्स में है, चाहे आप बीएससी करो, नर्सिंग करो, फार्मेसी करो, नीट करो, एमबीबीएस करो, जो आपका मन है वो करो, आपको हर जगह मसल कॉन्ट्रैक्शन और बोन्स तो पढ़नी ही है। तो अच्छे से पढ़ लेना, तैयारी कर लेना, बने रहिए, जुड़े रहिए शुभम गुप्ता के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए एजुकेशन के साथ, ट्रायो सीरीज। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।